डिटर्मिनेंट शुरू करते हैं हम लोग। टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो आप लोग सब जानते ही है, क्या होता है? स्क्वायर अरेंजमेंट, 2 रोज 2 कॉलम्स, ABCD है ना। तो इसकी वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, AD माइनस BC। करेक्ट, टू ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू AD माइनस BC। चलिए, देन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आप जानते ही हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। करेक्ट, R1 रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। कई लोगों को तो लास्ट तक ये नहीं पता रहता भाई साहब कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉलम कौन सा है, रो कौन सी है। राइट, आगे चलिए, ये 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट आप लोग जानती हैं। व्हाट इज माइनर? तो अपन जब डिटरमिनेंट को लिखते हैं 3 ऑर्डर का, जैसे मैंने ये तो एलिमेंट्स को A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिया, इसको रो बोल रहे, इसको कॉलम बोल रहे। आपको पता ही है इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, कौन सी जगह पर ये है। तो अगर पोजीशन आइडेंटिफाई, एड्रेस क्या है इसका, इसके घर जाना हो तो कौन सी गली से जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो इसको अपन लिखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को A11, क्या लिखते हैं, A11। फिर ये एलिमेंट देखोगे तो ये रो 1 कॉलम 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिनोटेड बाय A12, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। राइट, इन जनरल अगर अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, AIJ। व्हाट इज AIJ? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है ना, ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट होता है, ये आप जानती है। पहली डिजिट जो लिखी हुई है वो रो है, सेकंड वाली डिजिट कॉलम है। ठीक है, आगे चलिए। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग ये ना बताएं कि मुझे किस स्पीड से बताना है और किस स्पीड से नहीं बताना है, वो मुझे पता है। बेटर है थोड़ा सा सुने, पेशेंस भी रखें, इट्स ए रिक्वेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसे नहीं वैसे पढ़ाओ तो फिर वो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा ना। बाकी तो खैर आप कुछ भी बोल सकते हैं, यही तो फायदा है टेक्नोलॉजी का कि आप घर पे बैठ के आपकी मर्जी आए जो बकवास कर ले। ठीक है, अब माइनर क्या होता है, माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से। राइट, MIJ से क्या होता है, एलिमेंट माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ। क्या होता है ये, इज डिनोटेड बाय MIJ। कैसे आता है ये, इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। जिस एलिमेंट का माइनर लिखना है उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव कर दो, दैट्स इट। सीधी सी बात है, बाकी फालतू बकवास इसमें करनी नहीं कुछ भी। किसी भी एलिमेंट का माइनर, वो भी एक डिटरमिनेंट आ जाएगा, जैसे A11 A12 A13 लिखा हुआ है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। आपको चाहिए माइनर इसका, A21 का माइनर M21, इसकी रो और कॉलम को रिमूव कर दो, दैट्स इट। सबसे सिंपल बात, क्या बचा वो लिख दो, A12 A13 A32 A33, दैट्स इट। अब इसकी वैल्यू आपको पता ही है, दिस माइनस दिस। करेक्ट, जिस एलिमेंट का माइनर लिखना उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव कर दो, वो उसका माइनर आ जाता है, यही है। देन आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर किसको डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं अपन CIJ से। किससे डिनोट करते हैं,
हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है, राइट। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई सी आई जे लिखा हुआ है, एंड इट इज डिफाइंड बाई सी आई जे इज इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे। आप समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा, या तो माइनर के इक्वल होगा या फिर नेगेटिव ऑफ माइनर होगा। क्लियरली दिख रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, वेदर आई प्लस जे इज इवन और ऑड। करेक्ट? तो कोफैक्टर इज नथिंग, इट्स माइनर इज आइदर इक्वल टू माइनर और नेगेटिव ऑफ माइनर, और कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर मैं बात करूं C11 है तो I और J दोनों 1 तो 1 + 1 2 हो गए इवन, तो ये माइनर के इक्वल होगा। बट C12 -M12, तो आप तो सिंपल सा ऐसे याद रखना बच्चों, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर इसके माइनर के बराबर होता है। ये साइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर उसके माइनर के इक्वल होता है। आफ्टर दैट आप रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी मूव करें तो अल्टरनेट साइन चेंज होता जाएगा। तो C11 इज इक्वल टू M11, इट्स कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर, कोफैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनर, कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर, कोफैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनर, कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर, नेगेटिव ऑफ माइनर इक्वल टू माइनर, नेगेटिव ऑफ माइनर इक्वल टू माइनर। रो वाइज या कॉलम वाइज चलना है अल्टरनेट साइन के साथ। ये हमेशा याद रखिएगा, ये साइन का कंफ्यूजन होगा। आपको लग रहा होगा अरे यार कितनी बेसिक बात बता रहे हो, ये तो हमें आता है, बट याद कीजिए एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा आपको, और एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं वहां कोफैक्टर की बहुत जरूरत होगी। फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर आप मुझे मत बोलना कि अरे यार ये गलती हो गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कोफैक्टर फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर उसके माइनर के इक्वल होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, माइनर कैसे आएगा, उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव कर देना। क्या करना है, माइनर निकालने के लिए उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव कर दो। पहले तो आप माइनर निकाल लो, फिर देख लो कि माइनर ही कोफैक्टर होगा या उसका साइन चेंज करने पे कोफैक्टर आएगा। अगर I प्लस जे इवन है तो जो माइनर आपने फाइंड किया वही कोफैक्टर है, और अगर I प्लस जे की वैल्यू ओड है तो नेगेटिव ऑफ माइनर इक्वल टू कोफैक्टर। सीधी बात है, ध्यान रखिए बच्चों। ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आपको आता ही है, इस पे अपन बात नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है ना। कैसे एक्सपेंड करते हैं, किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड करें तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, राइट। किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ये आपको पता ही है। और कोफैक्टर के बाद अपन इसको कोफैक्टर को अगर माइनर में कन्वर्ट करें तो ये M11 होगा, फिर ये -M12 होगा, और फिर ये M13 होगा। तो जो आप माइनर के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को, जो बोल रहे हैं ना इतना बेसिक, वो यही गलती करते हैं, हमेशा डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन यहां से शुरू करते हैं। अगर मैं कहूं सेकंड रो के रेस्पेक्ट में करना है या सेकंड कॉलम के, तो वो शुरू कहां से होगा, ध्यान रखना। अगर मैं यहां से करूं सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू आएगी A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32। अब C12 क्या होगा, -M12, C22 होगा M22, और ये -M32। तो अगर आप सेकंड कॉलम या सेकंड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन शुरू करते हैं तो माइनस साइन से स्टार्ट होता, ध्यान रखना, ये गलती होती है। जो सबसे इजी लगता है ना वही गड़बड़ होती है। अच्छा तैराक हमेशा डूब के मरता है, क्योंकि उसको लगता है मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूं। याद रखिएगा, आप अगर डूब के मरे एग्जाम में यही गड़बड़ होगी, ठीक है ना। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, अति सर्वत्र वर्जयते, जहां ओवर कॉन्फिडेंस हुआ वहीं गड़बड़ होती है। बस कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया और वो माइनस गड़बड़ हुई, खत्म बात। फिर करते रहना, बहुत इजी था, ये था वो था, फिर +4 की बजाय -1।
सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, चलिए ये भी आपको आता है, काफी इजी है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। चलिए फिर वो ये सब आता है आपको, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये क्या होता है? और कुछ प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए आप लोग। और इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड। वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे ये ABCD है, इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें, वैल्यू सेम ही आती है, AD माइनस BC। ठीक है ना, वैल्यू सेम ही आएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज then the value of determinant is changed only sign। अगर मैं इसकी दो रो को इंटरचेंज कर दूं, जैसे ये ABCD, इसकी वैल्यू है AD माइनस BC। अगर मैं इन दोनों का साइन चेंज करूं, मतलब दोनों रो को इंटरचेंज करूं, CD और AB, तो वैल्यू अपोजिट साइन क्या आ जाएगी? क्योंकि ये BC माइनस AD आएगा, ये क्या आएगा? BC माइनस AD आएगा, तो आगे माइनस लगा दिया, AD माइनस BC। ठीक है, अगर फिर से इसमें मैं कोई दो कॉलम को चेंज कर दूं, ठीक है, या कोई दो रो को इंटरचेंज कर दूं, तो फिर से एक और माइनस आ जाएगा। तो जैसे अगर वापस इन दोनों को इंटरचेंज किया, दोनों कॉलम्स को, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, DBCA, दिस इज AD माइनस BC। ठीक है, इफ अ डिटरमिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे देखिए, जैसे ये डिटरमिनेंट है ABC, आइडेंटिकल का मतलब सेम हो जाए। सपोज ये दो रो सेम है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। कैसे 0 हुई? ये दोनों रो सेम है, आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कीजिए। किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कीजिए? फर्स्ट रो के। कितना आएगा? A इंटू EF माइनस EF माइनस B इंटू, तो ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। राइट, याद रखिएगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर 0, इसमें तो कहने की बात ही नहीं। अगर कोई भी किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट 0 है, उसी रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसी रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। ये ध्यान से देखना। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, then value of determinant is multiplied by that number. If the value of a determinant, all the elements of any row, अगर कोई डिटरमिनेंट है, उसकी किसी रो के एलिमेंट्स को अपन या कॉलम के एलिमेंट को, जैसे ये डिटरमिनेंट है डेल्टा ABCDEFXYZ, इसको अगर मैं डेल्टा से मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट नंबर K से मल्टीप्लाई कर दूं, K डेल्टा, इसका मतलब है कि किसी एक रो के एलिमेंट को मैंने K से मल्टीप्लाई किया। देखिए जरा, किसी एक रो के एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू K से मल्टीप्लाई होगी।
तो डिटरमिनेंट में जो अपन को कॉमन लेना हो, देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, के ए इंटू ई जेड माइनस एफ वाई माइनस के बी इंटू डी जेड माइनस एफ एक्स प्लस के सी इंटू डी वाई माइनस ई एक्स। ठीक है ना। तो यहां से के अगर मैं कॉमन ले लूं तो यही डिटरमिनेंट बन जाता है, यहां से अगर के कॉमन ले लूं तो सेम डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू के डेल्टा। तो बात ऐसी है कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को के से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। करेक्ट। इसी टाइप से अगर कुछ कॉमन लेना हो तो भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर यहां लिखा हो K1A, K2B, K3C, ठीक है, K1D, K2E, K3F, K1X, K2Y, K3Z। अब इस डिटरमिनेंट में से अगर मुझे कुछ कॉमन लेना है तो वो कॉमन कैसे आएगा, ऐसे नहीं, फर्स्ट कॉलम से आप देखेंगे तो K1 कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉलम से K1 कॉमन आ जाएगा, सेकंड कॉलम से क्या कॉमन आ जाएगा, K2 कॉमन आ जाएगा, और थर्ड कॉलम से K3 कॉलम आ जाएगा। तो कॉमन एक रो या एक कॉलम से आएगा। अब ये K1, K2, K3 आप चाहें तो इसको वापस भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉलम से कॉमन लिया है आप रोज में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो सभी को वापस किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे सब जगह K होता तो ऐसे नहीं कि सारे एलिमेंट से एक K कॉमन आता। कैसे कॉमन आएगा, फर्स्ट रो से K, सेकेंड रो से K, थर्ड रो से K, तो कितना आएगा K क्यूब, ABCDEF XYZ। राइट, ये रहेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा हुआ इधर पढ़े, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। ठीक है ना। किसी एक रो के एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स हैं तो इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम में ब्रेक कर सकते हैं, उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये क्या आएगा, a प्लस एक्स इंटू डी माइनस बी प्लस वाई इंटू सी, ये ए डी माइनस बी सी हो गया, एक्स डी माइनस वाई सी, ये एक डिटरमिनेंट हो गया ए बी सी डी, और ये एक डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो गया एक्स वाई सी डी। करेक्ट। तो आप समझे क्या बात को, कैसे ब्रेक करना है। एक रो के एलिमेंट दो टर्म के सम है, इन दोनों रो को, इन दोनों एलिमेंट्स को दो रो में ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, तो एक रो में ए लिख दिया, एक में बी लिख दिया, एक में एक्स और एक में वाई, सेकेंड रो सेम रहेगी। अगर इसी बात को यहां समझने की बजाय मैं थ्री ऑर्डर में डिटरमिनेंट में समझो, थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2। ये एक डिटरमिनेंट है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट रो के एलिमेंट दो टर्म के सम है, तो जब मैं इसको दो डिटरमिनेंट के सम में ब्रेक करूंगा बच्चों,
तो केवल फर्स्ट रो ब्रेक होगी, एक बार में केवल एक ही रो ब्रेक होगी। सेकंड और थर्ड रो दोनों डिटरमिनेंट में सेम रहेगी, तो पहले आप उसको लिख लीजिए, DEF XYZ। सेकंड एंड थर्ड रो दोनों डिटरमिनेंट में सेम होगी, पहले आप उसको लिख लीजिए। अब जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है ये A1 प्लस A2 है, एक डिटरमिनेंट में A1 आ जाएगा, एक में A2 आ जाएगा। B1 प्लस B2, एक डिटरमिनेंट में B1 आ जाएगा, एक में B2। एक में C1 आएगा, एक में C2 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो दो रो में ब्रेक होगी, सेकेंड एंड थर्ड रो विल रिमेन सेम इन बोथ डिटरमिनेंट्स, याद रखना। तो एट ए टाइम, एक बार में आप एक ही रो को ब्रेक करेंगे या फिर एक ही कॉलम को ब्रेक करेंगे। रिमेनिंग रोज एंड कॉलम सेम रहने चाहिए। अब अगर मैं यही बात यहां पर करूं, आगे एक्सटेंड करूं इसको, फर्स्ट रो के एलिमेंट सम ऑफ थ्री टर्म्स है, लेट मेक इट विथ कॉलम। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम are expressed as the sum of three terms। अगर इसके एलिमेंट सम ऑफ थ्री टर्म्स हैं, मैं इसको ऐसे कैसे ब्रेक करूंगा? नाउ दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ थ्री डिटर्मिनेंट्स। कैसे? ये सम ऑफ थ्री डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा, बट उन तीनों डिटर्मिनेंट्स में सेकेंड एंड थर्ड कॉलम विल रिमेन सेम। It's not just like matrices where corresponding elements are added or subtracted, right? तो ध्यान रखिएगा, second and third column will remain same in all three determinants DEF XYZ, while first column will break that in three columns। तो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 है, एक डिटरमिनेंट में A1, एक में A2, एक में A3 आ जाएगा। अब वो आपकी इच्छा है कि किसको किस में लिखना है। सिमिलरली B1, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। और इसी को उल्टा अगर समझेंगे, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट जिसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब जेईई में, तो डिटरमिनेंट्स को कैसे ऐड करना है। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस की तरह ऐड नहीं होंगे जहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। अगर डिटरमिनेंट्स को ऐड करना है तो ओनली एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट चेंज होने चाहिए, एंड रिमेनिंग कॉलम्स या फिर रिमेनिंग रोज सेम रहनी चाहिए। ठीक है ना? तो जो डिफरेंट है वो रो के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, या फिर जो डिफरेंट है वो कॉलम के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। बाकी सेम है तभी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर सेकंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं, इन दैट केस कैसे ऐड करेंगे? डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो मैं यहां पे लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं उसके, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये चीज ध्यान रखना आपको, कैसे ऐड करेंगे डिटरमिनेंट्स। सपोज कोई डिटरमिनेंट है मेरे पास dr, ar, br, cr। On changing the values of r, elements of first row will change। सेकेंड d1 लिखूंगा तो a1 b1 c1, d2 में a2 b2 c2, d3 में a3 b3 c3, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड रो विल रिमेन सेम इन ऑल डिटरमिनेंट्स। तो अब अगर मुझे इसको ऐड करना है, सिग्मा dr, तो ऐड करने के बाद जो बनेगा उसमें भी सेकेंड एंड थर्ड रो DEF XYZ होगी। क्या रहेगी? DEF XYZ। और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, सिग्मा AR, सिग्मा BR, सिग्मा CR। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है ना? तो क्या याद रखना, एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम के एलिमेंट्स ऐड होंगे।
आपको समेशन लेना, अंदर घुस के समेशन कर दो। किसका समेशन करना है? जिस रो या कॉलम के एलिमेंट्स वेरिएबल है। सर्जिकल स्ट्राइक है ना, अंदर घुस के मारना है, तो अंदर घुस के समेशन लेना है जिस भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स वेरिएबल है। बट इफ वेरिएबल टर्म्स आर प्रेजेंट इन मोर देन वन रोज और इन मोर देन वन कॉलम्स विच विल नॉट बी आस्क्ड इन जेई, जो जेई में नहीं पूछा जाएगा। बट अगर ऐसे यहां भी वेरिएबल टर्म्स हैं, इन दैट केस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, फिर समेशन करना है। ये नहीं आएगा जेई में ऐसा समेशन वाला। जेई में अगर समेशन वाला आएगा तो केवल एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स ही वेरिएबल होंगे और उसी को डायरेक्ट ऐड करना है, यही पूछा जाता है। गॉट इट और नॉट? राइट। देन नेक्स्ट, लास्ट बट द नॉट लीस्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई साहब, ये अगर आई तो डिटरमिनेंट में सब कुछ आ गया। ठीक है, ये क्या चीज है? इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी एक रो या कॉलम का कोई कांस्टेंट मल्टीपल ले ले, इज एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो। सपोज मैं R2 का k टाइम्स ले लो, k टाइम्स ऑफ R2 इज एडिड टू R1, इसको R1 में ऐड किया तो चेंज कौन सी रो हुई? R1। इसको लिखेंगे ऐसे, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस k R2, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ R2 इज एडिड टू R1 और इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो। तो सपोज दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम R3, तो R3 चेंज हो गई, R3 is replaced by R3 minus k R2, then the value of determinant remains same, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो भाई साहब ध्यान ये रखना है, किसी भी एक रो या कॉलम का मल्टीपल किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। रो का मल्टीपल रो में ऐड कर सकते हैं, कॉलम का कॉलम में, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू सेम रहेगी। ये याद रखना, while applying this property at least one row or column must remain unchanged, है ना। यानी कि एक बार में आप 3 ऑर्डर का है तो 2 रो को चेंज कर सकते हो या 2 कॉलम को। जैसे मैंने R1 और R3 को चेंज किया, इन अ सिंगल स्टेप वी कांट चेंज ऑल 3 रोज और वी कांट चेंज ऑल 3 कॉलम्स इन अ सिंगल स्टेप। जैसे मैंने R1 और R3 को चेंज कर दिया तो R2 सेम रहेगी। एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल लेंगे एग्जाम्पल, रुको जरा सब्र करो, है ना। अब ये याद कैसे रखना यार? कैसे? अगर मैं ये करूं R1 इज रिप्लेस्ड बाय 2 R1 प्लस 3 R2, दिस इज द रॉन्ग मेथड, बिकॉज मैंने 3 का R2 का 3 टाइम्स R1 में ऐड नहीं किया, 2 R1 में ऐड किया। तो बेसिकली आप ये याद रखना, क्या याद रखना, जिसको चेंज कर रहे हो ना इधर, उसका कोफिशिएंट यहां 1 होना चाहिए। R1 को चेंज कर रहे हो तो R1 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये 1 था ना, ये सही था। R3 को चेंज कर रहे हो तो R3 का कोफिशिएंट 1, राइट। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूं क्यों। सपोज मेरे पास ये एक डिटरमिनेंट है ABCDEF XYZ। अब प्रॉपर्टी में बोला कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी वन रो और कॉलम। आप किसी का भी कांस्टेंट मल्टीपल ले लीजिए। सपोज आपने ले लिया 3 टाइम्स ऑफ R1, R1 का 3 टाइम्स ले लिया। नाउ दिस कैन बी एडिड टू आइदर R2 और R3 टू एनी अदर रो। तो R1 का मल्टीपल लिया तो इसको वापस R1 में ऐड नहीं करना है। दिस कैन बी एडिड टू आइदर R2 और कैन बी एडिड टू R3, और दिस कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम R2 और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम R3। तो चेंज कौन होगा? तो सपोज मैं इसको ऐड कर दूं R3 में, तो R3 चेंज होगा। इसको ऐसे लिखेंगे, रीड कैसे करेंगे? R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 प्लस 3 R1। क्या बनेगा जरा चेंज करने के बाद देखना, R1 नो चेंज, R2 नो चेंज। R3 में क्या आ जाएगा? ये R3 था, ये R1 है, इसमें R1 का
के टाइम्स एड करना है। तो क्या बनेगा, x प्लस के वाई प्लस के बी जेड प्लस के सी। वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम एज अर्लियर, वही रहेगी। पूछो क्यों? वो प्रीवियस प्रॉपर्टी से, पिछली वाली प्रॉपर्टी को अगर यूज करें तो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? फर्स्ट और सेकंड रो तो दोनों में सेम रहेगी, और थर्ड रो को दो में ब्रेक कर देंगे, ऐसे प्रीवियस प्रॉपर्टी से। और इसमें क्या हुआ, ये वाले की वैल्यू 0 हो जाएगी। पूछो क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि ये एबीसी, ये के ए के बी के सी, ये दोनों सेम है। टू रोज आर प्रोपोर्शनल। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो रो प्रोपोर्शनल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो दिस इज सेम एज अर्लियर डिटरमिनेंट। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। बट ध्यान क्या रखना है, जिसको चेंज कर रहे हो, जिसको चेंज कर रहे हो उसका कोफिशिएंट 1 रखना है, उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैं C1 को रिप्लेस कर सकता हूं, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3, राइट, ऐसे। यहां मैंने 3R1 लिख दिया, यहां K लिख दिया, वो कोई बात नहीं, K की वैल्यू 3 है, चलता है इतना सा, ठीक है ना। मतलब वो ये भावनाएं समझ में आनी चाहिए। अब करते हैं, ये कुछ डिटरमिनेंट्स है जिनकी वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। ये बहुत सारी वैल्यूज काम आएंगी। कौन कौन सी? सबसे पहला ये वाला डिटरमिनेंट 1 1 1, ये रो कॉलम को इंटरचेंज करें, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा हुआ ही है। इसकी वैल्यू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है ना। अगर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और एक और डिटरमिनेंट 1 1 1, अगर यहां स्क्वायर और यहां क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसकी वैल्यू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये 3 डिटरमिनेंट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तीनों याद रखने हैं, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, बहुत काम आते हैं। तो ये थ्योरी हो गई, अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। काफ़ी हो गई, ज़रा ये बताइए आप लोग, देखते हैं कितना आता है आपको। देखिए ज़रा बताइए क्या आंसर है, बहुत आता है आप लोगों को। क्या है आंसर बताइए जरा। लेट द नंबर 2 B C R इन AP। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। ये AP में है, ये मैट्रिक्स A है, डिटर्मिनेंट ऑफ A यहां कॉमन नहीं है, 2 से 16 के बीच में आएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके बराबर आएगा, देन C लाइज इन द इंटरवल। डिटर्मिनेंट ऑफ A का मतलब हुआ 1 1 1 2BC 4B स्क्वायर C स्क्वायर।
4 को लिख दिया 2 स्क्वायर। ये कैसा डिटरमिनेंट हुआ? अभी बोला था मैंने, याद रखना है। कौन सा वाला हुआ? 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस 2। ये आगे डिटरमिनेंट की वैल्यूज, करेक्ट। और ये वैल्यू आपका 2 से 16 के बीच गिवन है, एंड ये भी गिवन है कि ये एपी में है। सो वी कैन राइट बी इज इक्वल टू 2 प्लस डी एंड सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2d, करेक्ट। वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। डी क्या है? व्हाट इज डी? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इजंट इट? ये एपी में है तो b इज इक्वल टू 2 प्लस डी, ये c इज इक्वल टू 2 प्लस 2d। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। जस्ट पहले वाला डिटरमिनेंट जो अभी मैंने लिखा था आपको याद होना चाहिए था, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। डायरेक्ट उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, राइट। अब 2 माइनस बी, यहां से b की वैल्यू रखो तो 2 माइनस बी कितना है? माइनस डी, b माइनस सी माइनस डी, और c माइनस डी 2d। दिस इज इक्वल टू 2d क्यूब। और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आई लाइंग इन द इंटरवल 2 to 16। गिवन है क्वेश्चन में, ये 2 से 16 के बीच होगा। 2 से डिवाइड किया तो d क्यूब बिलोंग्स टू 1 to 8। d क्यूब 1 से 8 है तो d कहां से कहां तक हुआ? 1 से 2। और d की वैल्यू आ गई तो फिर आपको c पूछा है, ये d यहां रखो ना। d को 1 लिखा तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और d को 2 लिखा तो 6। c विल लाई इन द इंटरवल 4 to 6। करेक्ट आंसर इज ये। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको रिजल्ट्स याद है तो। कैसे रिजल्ट्स याद है? ये वाला डिटरमिनेंट याद होना चाहिए था। अगर ये नहीं याद है तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले डिटरमिनेंट की, टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चमका है ना, तो ये चमकेगा तभी जो आप बातें याद रखेंगे। क्या याद रखने के लिए बोला था? ध्यान रखना, ये डिटरमिनेंट याद रखना। ऐसे 3 डिटरमिनेंट याद रखने के लिए बोले थे। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए जरा। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है। ये बताइए जरा कैसा डिटरमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। If alpha is not equal to a, beta is not equal to b, gamma is not equal to c, and this equal to 0, then the value of this determinant, ठीक है ना। आंसर क्या आया? b आ रहा है, c आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। अल्फा एबीसी, देखो 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तो यह है कि पेपर में आंसर लाना है, आंसर लाना है पेपर में। तो एक लास्ट पूछा क्या जाता है आपसे, बेटा कितने मार्क्स आए? कोई भी नहीं पूछता कैसे आए, ठीक है ना। तो अपन आंसर कैसे लाएंगे वो भी बात करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बात करें, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अपने को क्वेश्चन में क्या चाहिए? अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी, गामा माइनस सी। अब वो कैसे आएगा? इसकी वैल्यू निकालने के लिए R1 को रिप्लेस करो R1 माइनस R2, अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और R2 को रिप्लेस करो R2 माइनस R3। ऐसे कर सकते हैं। तो यह आएगा अल्फा माइनस ए, बी माइनस बीटा और सी माइनस सी 0 हो गया। फिर a माइनस ए 0, बीटा माइनस बी, सी माइनस गामा। ए, बी एंड गामा, दिस इज 0। नाउ अब इसको एक्सपेंड कर दें विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो।
क्या आएगा, अल्फा माइनस ए इंटू, इसको एक्सपेंड करें, गामा इंटू बीटा माइनस बी इंटू सी माइनस गामा, राइट, माइनस बी माइनस बीटा इंटू, ये क्या आएगा, 0 माइनस ए इंटू सी माइनस गामा, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, गामा इंटू अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी प्लस बी इंटू अल्फा माइनस ए गामा माइनस सी प्लस ए इंटू बीटा माइनस बी गामा माइनस सी, ये आ गया। अब अपने को जैसा चाहिए वो कैसे आएगा, इसको डिवाइड कर दो, किससे, अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी एंड गामा माइनस सी, इससे डिवाइड किया, ये कितना बचेगा, गामा अपॉन गामा माइनस सी, ये बी अपॉन बीटा माइनस बी और वो ए अपॉन अल्फा माइनस ए, शायद यही पूछा है, ए अपॉन अल्फा माइनस ए प्लस बी अपॉन बीटा माइनस बी प्लस गामा अपॉन गामा माइनस सी, और ये किसके इक्वल आ गया, 0। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अब लेकिन पेपर में अगर मुझे करना है, मैं कैसे कर सकता हूं इसको, डायरेक्ट कैसे आंसर लिख सकता हूं, ट्रिक आनी चाहिए ना, आप लोग तो ट्रिक के भरोसे हैं कि जल्दी हो जाए, शॉर्ट हो जाए ना, फटाफट हो जाए, सब लोग यही चाहते हैं, कैसे हो जाए। देखिए अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है हाँ, तो पेपर में इतना मत सोचो ना, पेपर में कैसे सोचेंगे, सही बात है, पेपर में आप सही सोचो कि अल्फा ए बीटा गामा ए बी सी की ऐसी वैल्यूज जिस पर ये 0 हो, उन वैल्यूज के लिए ये किसके इक्वल होगा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा की जिन वैल्यूज पर ये 0 हो, उन वैल्यूज पर ये कैसे कितना आएगा। तो आप क्या काम करो, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू कब 0 होती है, वैसे तो कई बार होती है ना, लेकिन कोई एक रो 0 है तो 0 हो सकता है, कोई एक कॉलम 0 है तो भी 0 हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि ये तीनों एलिमेंट 0 हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट ही 0 है। आप एलिमेंट्स की कोई ऐसी वैल्यू मान लो जिस पर कंडीशन वायलेट ना हो, जो कंडीशन गिवन है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो सपोज मैं मान लूं कि अल्फा 0 है, बी 0 है, सी 0 है, क्या ये एज्यूम करने पर इस कंडीशन में कोई तकलीफ है, नहीं है। मैंने ये मान लिया फर्स्ट रो के एलिमेंट ही 0 है सपोज, तो अल्फा बी और सी 0। अब ये वैल्यूज यहां रख दो, अल्फा को 0 लिखा तो ये कितना बना, ए अपॉन माइनस ए -1, बी को 0 लिखा तो ये कितना हो गया 0, और सी को 0 लिखा तो ये कितना होगा गामा अपॉन गामा 1, और इन तीनों को ऐड किया तो 0, आंसर आ गया। आपको तो आंसर बताना है ना पेपर में, आपको अल्फा बीटा गामा और एबीसी की ऐसी वैल्यूज लेनी जिस पर ये डिटरमिनेंट 0 है, और ये 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमने ऐसी कोई वैल्यूज मान लिया कि फर्स्ट रो 0 है, बस आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी आपकी इच्छा हो जो, बस एक कंडीशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए, जो कहा है वो होना सेटिस्फाई होना चाहिए, जो उसने बोला है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसको ध्यान रखना है, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ भी मान लो आंसर आ जाएगा। तो पेपर में कई बार क्या होता है ना, ऐसे आंसर लाना होता है। देखो आंसर 0 है, ये बताइए जरा ऐसे कैसे करते हैं। एफ एक्स गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इस टाइप का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसमें कभी साइन स्क्वायर 2x इस टाइप से घुमा फिरा के कई बार पूछते हैं इस डिटरमिनेंट को। तो कई बार पूछते हैं तो इसकी वैल्यूज अपन कैसे निकालते हैं, इसको कैसे करते हैं। पहले सिंप्लीफाई करें, 0 वगैरह बन रहा है तो बना सकते हैं, माइनस करके प्लस करके जो भी होता है, फिर x 0 से पाई है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लग रहा है क्या करना चाहिए, r1 को रिप्लेस करें, r1 माइनस r2, कम से कम एक 0 तो बनेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, एंड r2 को रिप्लेस करें r2 माइनस r3, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस माइनस दिस -2, इसमें से इसको माइनस किया -2,
cos 2x में से cos 2x को माइनस किया 0, R2 में से R3 को माइनस किया 2, 0 माइनस 1, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x। अब आप चाहें तो और भी 0 बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, C1 को रिप्लेस करें या C2 को रिप्लेस कर देते हैं, C2 माइनस C1, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आएगा, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया तो -2 कितना हो जाएगा बेटा, 0, 0 -2 -2, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x, करेक्ट। और कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं। अब आप एक्सपेंड करें विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, इजीली आ गया, क्या आएगा, -2 इंटू ये कितना है, -2 इंटू 1 प्लस cos 2x प्लस cos 2x, राइट, -2, ये -2 माइनस cos 2x, तो फाइनली डेल्टा आ गया 2 इंटू 2 प्लस cos 2x, ये आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है ना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। x गिवन है 0 से पाई, x 0 से पाई है तो 2x, 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई में एक सर्किल पूरा हो गया तो cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो डेल्टा मैक्सिमम कितना आया, 2 इंटू 2 प्लस 1, cos 2x मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम आ गया। और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिटरमिनेंट वाला, डिटरमिनेंट में खास तौर से ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन अगर आप PYQs देखेंगे, और अगर आपने देखे हैं, ऑफ कोर्स देखे ही होंगे, अब तो एग्जाम में कितना सा टाइम बचा है तो आपने देखे ही होंगे PYQs, उनमें ये काफी टाइम पूछा गया बहुत बार, ठीक है ना। मैंने अलग रो को सोल्व किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने अलग किया था, आपने गलत नहीं किया, ये ध्यान रखें। किसी से अलग करने का मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया है, आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अलग करना गलत करना नहीं होता है। चले आगे, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आगे। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखो बाइनोमियल को भी इसमें डाल दिया, फैक्टोरियल वगैरह इस टाइप से, ठीक है ना। लेट p एंड p प्लस 2 बी प्राइम नंबर्स, p और p प्लस 2 कैसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, और ये डेल्टा है, काफी सारे फैक्टोरियल लिखे हुए हैं ना, इससे तो वाओ गुड क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया है ना, ये वो इंग्लिश वाला नहीं है ना, ये ध्यान रखना, वो फैक्टोरियल का नोटेशन है ना। तो कैसे करते हैं इसको, डेल्टा इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं फर्स्ट रो से कुछ कॉमन ले सकता हूं मैं, क्या कॉमन ले सकता हूं, p फैक्टोरियल, सेकेंड रो से p प्लस 1 फैक्टोरियल, और थर्ड रो से p प्लस 2 फैक्टोरियल। फर्स्ट रो से अगर मैं p फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा p प्लस 1, नेक्स्ट p प्लस 2, p प्लस 1, करेक्ट। फर्स्ट रो से p फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद सेकेंड रो से p प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन लिया, p प्लस 3 इंटू p प्लस 2, थर्ड रो से p प्लस 2 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो ये 1, ये p प्लस 3, p प्लस 4, p प्लस 3। किसी भी एक रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट अगर सेम हो जाए, ठीक है, किसी भी एक रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो 2 0
दो जीरो बनाना बहुत इजी है, बस माइनस कर दो आप, ठीक है ना। तो क्या माइनस करें अपन, R2 को माइनस करें, रिप्लेस करते हैं R2 माइनस R1, और R3 को रिप्लेस करें R3 माइनस R1 कर दें, R3 माइनस R2 कर दें, एक ही बात है, अपन R1 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दो जीरो बनाने हैं। तो दिस इज P फैक्टोरियल, ये तो एज इट इज है P प्लस 1 फैक्टोरियल, ये P प्लस 2 फैक्टोरियल। R1 में कोई चेंज नहीं, ठीक है ना, ये P प्लस 1, ये P प्लस 2, P प्लस 1, R2 R1 R2 को किया R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, P प्लस 2 माइनस P प्लस 1 1 बचेगा, और इसमें से इसको माइनस किया तो P प्लस 2 तो कॉमन है, 2 इंटू P प्लस 2। R3 में से R1 को माइनस किया, 1 माइनस 1 0, इसमें से उसको माइनस किया, यहां 2 बचेगा, और इसमें से इसको माइनस किया तो P स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा, ये 7 और वो 3, तो 7 माइनस 3 4P, और ये प्लस 10, ऐसा कुछ बचा, इतना बचेगा, ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड कर दे विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो ये 4P से 4P कैंसिल हो जाएगा, ये 8 2 बचेगा केवल, इसकी वैल्यू आ गई 2, तो दिस इज 2 इंटू P फैक्टोरियल इंटू P प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं P प्लस 1 इंटू P फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और P प्लस 2 फैक्टोरियल को P प्लस 2 P प्लस 1 इंटू P फैक्टोरियल। तो फाइनली डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू P फैक्टोरियल P प्लस 1 का स्क्वायर P प्लस 2 की पावर 1, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि P की कितनी पावर और P प्लस 2 की कितनी पावर, इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी, P और P प्लस 2 प्राइम नंबर है, तो P की एक पावर तो यहां से आ जाएगी, ये 1 से P तक का प्रोडक्ट है, तो यहां पर P की पावर आएगी 1, A इज इक्वल टू 1 हो गया, और P प्लस 2 कितना आ रहा है, वो भी एक ही आ रहा है, B इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आंसर कितना आया था इस क्वेश्चन का, 4 है ना, क्या आंसर था, 4A प्लस B इज इक्वल टू 4, करेक्ट। नेक्स्ट, अल्फा बीटा एनी रियल नंबर, ए नेचुरल नंबर n है, कोई स्मॉल n, AR इज इक्वल टू दिस, ये AR कोई डिटर्मिनेंट है, आपको क्या फाइंड करना है, 2A10 माइनस A8, 2A10 माइनस A8, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए यहां क्या होता है, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, देखना, A10 कैसे लिखेंगे, R की जगह 10 लिख देंगे, A10 के लिए R की जगह 10 लिख दिया, तो दिस इज 10 20 28, ये 1 2 3, और ये जो भी लिखा हुआ n स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा, n स्क्वायर माइनस बीटा, n इंटू 3n माइनस 1 बाई 2, माइनस A8, A8 कैसे लिखेंगे, R की जगह 8 लिख देंगे, है ना, R की जगह 8 भी लिख देंगे, तो 8 16 22, करेक्ट। सेकंड, अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें ध्यान जो नहीं देते हैं वो लोग जल्दबाजी मचाते हैं, वो सोचते हैं वाओ इट्स वेरी सिंपल, दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो आंसर आ जाएगा। अब यहां कॉमन सेंस लगाइएगा, आप दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यूज नहीं निकालनी है, इन दोनों डिटरमिनेंट को सब्ट्रैक्ट कर लो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड कॉलम आर सेम इन बोथ द डिटरमिनेंट्स, दोनों डिटरमिनेंट्स में सेकंड और थर्ड कॉलम सेम है, तो अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं अपन, पहले क्या करो, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकता हूं, फर्स्ट कॉलम से 2 कॉमन, तो यहां से 2 और ये 2 आ जाएगा बाहर, तो ये 2 तो आ गया बाहर। अब ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 10 माइनस 4
20 माइनस 8, 28 माइनस 11। सेकेंड और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे। बात समझ में आई क्या हुआ? जैसे ऐड कर सकते थे डायरेक्ट, वैसे ही डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया मैंने। और ये डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब कोई भी दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं। तो यहां पर दो कॉलम सेम थे, तो जो डिफरेंट होते हैं रो या कॉलम, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां सब्ट्रैक्ट हो गए। 2 कॉमन ले लिया था मैंने, दैट्स वाई 4, 8 एंड 11। अब ये कितना बन गया? 6, 12 एंड 17। ये 2 कॉमन, ये 6, ये 12 और ये 17, ये 1, 2, 3 और ये जो भी लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? कई बार आप लोग बड़े जोश में आ रहे हैं, आप लोग सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आंसर 0 ही होता है ना? कई लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आंसर 0 ही आता है। नॉट ऑलवेज, ठीक है ना? आप खतरों के खिलाड़ी हो तो ऐसे टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिस्क नहीं लेने का, है ना? ज्यादा फिल्मी डायलॉग में नहीं उड़ना है, रिस्क है तो इसके C1 को रिप्लेस कर दे C1 माइनस 6C2। क्यों करते हैं 6C2? ताकि ये 2 0 बन जाएंगे, करेक्ट? तो दिस इज, ये 2 बाहर है इसे, ये 0 और ये -1 और फिर ये सेम रहेगा। अब इनको एक्सपेंड करना आप लोग विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। मेरे ख्याल से आंसर आएगा माइनस बीटा -1 आएगा, बीटा -2 अल्फा -1, तो 2 इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा आएगा। फाइनल आंसर 4 अल्फा प्लस 2 बीटा। क्या आया? 4 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड आंसर इज ए। तो जिन लोगों को लग रहा था ना ऐसे देख के, अरे ऐसे क्वेश्चन में तो आंसर 0 ही आता है, भाई साहब चोट हो गई है ना? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो इसमें बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था, और कोई खास बात नहीं। ध्यान रखिए, कई बार जल्द और सब ठीक था, इजी था, बस वो है कि आप दोनों डिटरमिनेंट अलग अलग वैल्यूज निकालने में लग जाएंगे, आंसर तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा मैं तो इसी में कर दिया, C1 को C1 माइनस 10C2 कर दिया, है ना? और इसमें C1 को C1 माइनस 8C2 कर दिया, इसमें भी 2 0 हो गए, इसमें भी 2 0 हो गए। ऑफकोर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आएगा, ठीक है ना? लेकिन अपन ने क्या किया? कंबाइन करने वाली बात सीखने के लिए किया, ठीक है ना? वो ऐसे क्वेश्चन देख के आंसर 0 के चक्कर में नहीं पड़े, है ना, कि 0 ही आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर। ये बताइए, if this is equal to ax plus b, then the value of a and b। देखो, एक तो होता है मेथड और एक होता है आंसर लाना। कई बार अपन कॉमन सेंस से भी आंसर ले आते हैं, ठीक है ना? अब कॉमन सेंस से कैसे आंसर ला सकते हैं, पहले उसकी बात करें या पहले मेथड की बात करें? डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आए? आपको तो ए और बी चाहिए, अपन पेपर में कैसे करेंगे उस पर फोकस करें, है ना? क्योंकि अभी अपन बात पेपर के हिसाब से ही सोच रहे हैं। मेथड सीखने का टाइम गया, क्या बोलते हो कि नहीं? मेथड सीखना होता तो पहले सीखते, साल भर क्या किया। अभी तो आंसर कैसे लाते हैं वो सीखना है, राइट? कॉमन सेंस, एग्जैक्टली। तो हम मुझे क्या बी की और ए की वैल्यूज चाहिए, तो मैं इसमें दोनों साइड अगर एक्स को 0 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? 0 1 -2 -1 0 -3 3 -1 -1, दिस इज इक्वल टू बी। दोनों साइड एक्स को 0 पुट कर दिया, बी आ गया। अब बी, इसको एक्सपेंड कर दो, बी की वैल्यू मिल गई, राइट? और फिर क्या करो? एक्स को 1 पुट कर दो दोनों साइड। एक्स को 1 पुट करो तो क्या मिलेगा? a प्लस बी मिलेगा।
2 2 -1 5 -1 4 3 0 1 2 3 6 1 1। ये a प्लस बी आ गया। यहां से b की वैल्यू आपके पास आ गई थी, शायद आपने एक्सपेंड किया हो तो कितनी आई निकाले? मैं निकालू? चलिए एक्सपेंड करते हैं इसको। -1 इंटू इसको छुपाया तो 1, ये 10 आ गया, और -2 इंटू ये 1 आ गया, -12। बी की वैल्यू -12 हो गई। दिस इज a -12 इज इक्वल टू, बी को -12 किया, इसको एक्सपेंड किया विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम, तो इसको छुपाया 4 - 18 -14 -1 इंटू -14 प्लस 1 इंटू 6 -8 -2, तो ये आ गया 12। तो a इज इक्वल टू 24, a 24, b -12, 24 अपॉन -12 -2, आंसर इज डी। ठीक है ना? तो ऐसे में क्या होता है कि आंसर रहना। अब आप मेथड से आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करूं, इसकी वैल्यू आए, फिर उसको कंपेयर कर लूं ax प्लस बी से, a कितना है b कितना है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है ना। डिफरेंशिएशन से भी ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही, शाबाश आपको आता है, लेकिन क्यों इतना टाइम वेस्ट करना डिफरेंशिएट करके, है कि नहीं है? डिफरेंशिएट करके भी आ जाएगा, ऑफ कोर्स आएगा, है ना, लेकिन अपन बिना डिफरेंशिएशन के, जब अपने को b पता है, x को 1 पुट करने से a प्लस बी आ गया, तो फिर a आ ही जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन से लॉन्ग होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अपने को लंबा नहीं करना ना, लंबा ही करना होता तो मैं मेथड से नहीं कर लेता। ठीक है, बिल्कुल मेथड से हो ही जाएगा, अपन वो करने की जरूरत नहीं है, अभी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। तो बेस्ट अप्रोच यही थी, अपन इसे कर सकते हैं, और ऐसे जहां भी आपको लगे ना वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, बेहिचक करें आप, आंसर इज डी। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि वैल्यू पुट करने से हो रहा है तो। ये समेशन ऑफ डिटरमिनेंट का आ गया। सिग्मा डेल्टा आर पूछा जाता है। अब देखा, मैंने कहा ना जेई में जब पूछा जाएगा, जब भी समेशन, वेरिएबल टर्म विल प्रेजेंट ओनली इन वन रो और ओनली इन वन कॉलम। वेरिएबल टर्म्स केवल एक रो या केवल एक कॉलम में प्रेजेंट होगी। देखिए यहां पे जरा, डी आर वेरिएबल है, तो वेरिएबल टर्म्स कहां प्रेजेंट है? ओनली फर्स्ट कॉलम में। समेशन करना है तो डायरेक्ट अंदर घुस के समेशन कर लो, सर्जिकल स्ट्राइक, है ना, आर इज इक्वल टू 1 to n। तो फर्स्ट कॉलम का समेशन हो जाएगा सिग्मा आर, सिग्मा 2r - 1 और सिग्मा आर स्क्वायर। और जब इनका समेशन लिखेंगे तो दिस विल बी सेम एज फर्स्ट थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम सेम हो गया तो वैल्यू 0 होगी, दैट्स इट। बिल्कुल आगे मैं भी नहीं कर रहा हूं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास सब कुछ है, टाइम ही नहीं है। तो जब डायरेक्ट दिख रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम सेम है तो फिर डायरेक्ट कर दें, आंसर 0। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम इंपॉर्टेंट है, रेयरली ही पूछा जाता है। कभी भूले भटके गलती से कोई पूछ ले तो अलग बात है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट नहीं आता है जी डिटरमिनेंट से, खास तौर से, ठीक है ना। तो ऐसा कोई खास बात है नहीं। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो को रो से कर सकते हैं, रो को कॉलम से कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से कर सकते हैं, कॉलम को रो से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट जनरली हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो रो इंटू कॉलम करते हैं। रीजन इज दैट मैट्रिक्स में फिर आपको रो को कॉलम से ही करना होता है, इसलिए अपन रो को कॉलम से करते हैं डिटरमिनेंट में, ठीक है ना। बिल्कुल सेम, कोई खास बात नहीं है वो कैसे किया, क्वेश्चन आता यह नहीं है। डिटरमिनेंट में जो क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लिकेशन में क्यों मल्टीप्लाई करना है, अपन तो वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो बेटर है ब्रेक करने वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो जो जेईई में पूछा जाएगा ना वो ऐसे आएगा कि एक डिटरमिनेंट गिवन होगा, एक डिटरमिनेंट, उसको दो के प्रोडक्ट में स्प्लिट करना होता है।
ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कैसे होता है। आपको केवल 5 एलिमेंट पे फोकस करना है। कितने एलिमेंट पे? 5 एलिमेंट्स। अच्छा ये तो 4 ही था, 5। A11, A12, A13, A21 और A31। इससे कैसे होगा? ये वाला कैसे आएगा? R1C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इससे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में अपन ब्रेक कर देंगे कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, रो इनटू कॉलम। देन R1C2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये कॉलम बाद वाले के, रो फर्स्ट वाले का, राइट। अब ये क्वेश्चन से समझ आएगा, ऐसे बोल रहा हूं तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि कर क्या रहे हो भाई साहब, ये क्या लिख रहे हो, इसमें कुछ मजा नहीं आएगा। वो एग्जांपल लिखूंगा तो पता चलेगा। व्हाट इज दिस? एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। एग्जांपल से ही पता चलेगा, वो एग्जांपल से ही पता चलेगा। मैं वही लिख रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आप समझना। मैं कहूं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, कौन सा डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए? 3 a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट। फिर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4। इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, करेक्ट। तो आप क्या करें, कैसे ब्रेक करेंगे? पहले तो 2 खाली डिटरमिनेंट बना दीजिए, 2 खाली डिटरमिनेंट बना दीजिए। अब बताइए कैसे आएगा? ये क्या लिखा हुआ है, पहले इस 3 को समझिए। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 और ब्रेक कर दिया। अब बताइए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर आया होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर आया होगा। तो क्या लिखूंगा फर्स्ट रो में, और फर्स्ट कॉलम में ये लिख दूंगा। सारा खेल इसी का है। ये लिख दिया तो बाकी चीजें तो इजीली दिख जाती है। तो जो क्वेश्चन 4 मार्क्स का जनरली आता नहीं है, अगर आया तो वो 4 नंबर इसी बात के हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है। उसके बाद तो सारा खेल खत्म है, राइट। अब क्या हुआ, ये एलिमेंट कैसे आएगा? आपको 5 एलिमेंट सेट करने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में तो 1 1 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब सेकंड कॉलम में क्या लिखा जाए? एबीसी, खत्म बात। पहली बार में सोचने में दिक्कत आएगी क्योंकि दोनों जगह खाली है, उसके बाद आगे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक तो लिखा हुआ है। अब इसको सोचना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में तो 1 1 1 लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम में क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ताकि ये बन जाए। नाउ इस पर आएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी 1 1 1 लिखा हुआ है, तो सेकेंड रो में क्या लिखेंगे? एबीसी, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी आएगी। अब ये आगे वाले आपको नहीं सोचने, ये अपने आप सेकेंड सेट हो रहे होंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड रो थर्ड कॉलम अपने आप सेट हो रहा है, वो नहीं देखना है आपको, ये देखना है। ये कैसे आएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको थर्ड रो देखना है। तो थर्ड रो में क्या लिखे? अब तो इन दोनों की वैल्यूज पता ही है, ये दोनों तो सेम है, और इसकी वैल्यू याद रखने के लिए बोला था मैंने, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए।
ठीक है ना। तो इसमें कुछ खास बात नहीं, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, बट बाई चांस कभी आपकी किस्मत खराब है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं पूछे जाते हैं मोस्टली। बट किस्मत खराब हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, जो सबसे लेस इंपॉर्टेंट है, जो हम छोड़ के चले जाएं वही पूछ लेते हैं, होता है ऐसा कभी कभी। तो ऐसा एक क्वेश्चन जैसे ये है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ये पूछा गया है जेई में एक बार, बिल्कुल सेम है शायद, है ना। तो ये जैसे 3 लिखा हुआ है, इस 3 का मतलब 1 + 1 + 1 हुआ, ठीक है। 1 + F1, व्हाट इज F1 यहां से लिख लेंगे अल्फा + बीटा, फिर 1 + F2 तो वो α² + β², है ना। सेम क्वेश्चन हो गया, मैं तो बस ये लिख रहा हूं, मैंने ABC किया, यहां 1 + वो आ गया और कुछ भी नहीं है, F2 F3। जितनी देर में तो मैं ये लिखूंगा आप लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा, ये वही ब्रेक करने का था। तो जैसे अभी किया ब्रेक वैसे ही होगा, तो ये होल स्क्वायर आएगा तो k = 1 हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन था, राइट। तो ये खास बात नहीं है, बस अगर आपने ट्रिक समझ ली कि कैसे ब्रेक करना है, जैसे ये 1 1 1 1 हो गया, फिर नेक्स्ट 1 अल्फा बीटा हो गया, फिर नेक्स्ट 1 α² β², फिर ये इधर 1 अल्फा बीटा हो गया और ये इधर 1 α² β² हो गया, दैट्स इट, बिल्कुल सेम टू सेम। कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत खराब भी हो तो भी आप कर सकते हैं अगर ये किया है तो, बट ये रेयरली पूछा जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर इज सी, k = 1। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट की भी बात हो रही थी, कोई बच्चा बोल भी रहा था कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कुछ खास बात नहीं है डिफरेंशिएशन में। जैसे आपका कोई डिटर्मिनेंट है, dx लिख दिया है ना, या y बोल देता हूं मैं उसको, एक डिटर्मिनेंट है सपोज y = ये fx, gx, hx और phi-x है, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो आपको पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे? एक बार में एक रो या फिर एक ही कॉलम को डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सी बात याद रखनी। जैसे आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट किया तो f'(x) g'(x) आएगा। इन दैट केस सेकेंड एंड थर्ड रो विल रिमेन सेम। यहां पर सेकेंड रो ही है, इफ थर्ड रो है तो वो भी सेम रहेंगी। और अगर जब आप सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेम रहेगी। और यही चीज आप कॉलम के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सेकेंड एंड थर्ड कॉलम सेम रहेगा, सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करें फर्स्ट एंड थर्ड सेम रहेगा, ऐसे प्लस करते जाएंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन तो सबसे इजी है, सेम एज समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर किसी को इंटीग्रेशन करना है तो जैसे समेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब जैसे समेशन का मतलब कैसे? अगर वेरिएबल टर्म्स एक ही रो या एक ही कॉलम में है तो अंदर घुस के इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर वेरिएबल टर्म्स एक ही रो या एक ही कॉलम में है तो अंदर घुस के इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा जगह है तो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए कुछ भी अलग नहीं, सेम एज समेशन। अब सेम एज समेशन, तो समेशन में क्या पढ़ा था? वेरिएबल टर्म्स एक ही रो या एक ही कॉलम में है, डायरेक्ट समेशन अंदर घुस के, वो इंटीग्रेशन में। एक से ज्यादा जगह है तो पहले वैल्यू निकाल के फिर इंटीग्रेशन। फिलहाल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। एक बार में एक रो का किया, रिमेनिंग रो एज इट इज, फिर प्लस दूसरी रो, फिर प्लस तीसरी रो, ऐसे करेंगे। और आप चाहें तो कॉलम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे ये पूछा f'(e), तो डबल डैश है तो डबल डेरिवेटिव पूछे। बताइए जरा डबल डेरिवेटिव क्या आएगा इसमें?
फिर मैं करता हूं, पहले आप तो बताएं। आंसर आ गया? अरे वाह, आप तो बड़े खतरनाक लोग हैं। जीरो कैसे? देखिए पहले एफ डैश एक्स निकाले। अब फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, वो तो जीरो आ रहा है। कांस्टेंट अगर है तो उसको डिफरेंशिएट करो ही मत। फर्स्ट रो को किया ही नहीं है, 3 2 1। सेकेंड रो को किया 12x 6x स्क्वायर 4x क्यूब। थर्ड रो 1a स्क्वायर कांस्टेंट। फर्स्ट और थर्ड को किया तो जीरो हो गया। अब फिर से इसको किया एफ डबल डैश एक्स, 3 2 1 12x 12x स्क्वायर 1a स्क्वायर। अब x की जगह a रख दिया, एफ डबल डैश ए। तो सेकेंड एंड थर्ड रो सेम बन गई, 12a स्क्वायर 1a स्क्वायर, जीरो आ गया। वेरी सिंपल। अब कोई बच्चा यहां बोलेगा कि अरे यार क्या पागल बना रहे हो, आपने तो ये फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट ही नहीं किया, थर्ड रो को किया ही नहीं। तो वो प्लस में करके करते ना, तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते तब 0 0 0 आता, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। थर्ड रो को डिफरेंशिएट करते तब भी 0 0 0 आता, उसकी वैल्यू 0 हो गई। राइट? ऐसे है ना, इजी था, इजी पीजी। ये बताइए, ये थोड़ा सा मेहनत इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली लास्ट क्वेश्चन के, बट हो जाएगा। जरा बताइए आप लोग। इसके बाद अपन आते हैं सबसे खतरनाक चीज, डिटरमिनेंट से, जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, उस पे अपन आने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कीजिए और देन अपन जहां वहां आएंगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें? तो क्या है, एफ डैश चाहिए, तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स। किसको करें? रो के रेस्पेक्ट में करें, कॉलम के करें? चलो अपन रो से ही करते हैं। तो पहली रो को किया तो 0 हो गया। अब दूसरी रो को किया तो a 0 0, करेक्ट? फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज। फिर थर्ड रो को किया तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो एज इट इज। ये 2ax, ये a और ये 0 है ना। इसकी वैल्यू निकाल लें, इसको एक्सपेंड कर लें इसके रिस्पेक्ट में, तो ये a स्क्वायर आ जाएगा शायद। देखिए जरा, हाँ एक्सपेंड करते a स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करें अपन तो ये 2ax प्लस इसको छुपाएंगे तो ये माइनस और माइनस a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर। ओके, ये एफ डैश एक्स आ गया। नाउ अब अपने को क्या चाहिए? ये 0 होना चाहिए। तो व्हाट इज 2 इंटू एफ डैश 10, एक्स की जगह 10 लिखें, कितना आएगा? 2a स्क्वायर प्लस 20a माइनस एफ डैश 5। एफ डैश 5 कितना आएगा? 2a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 100, तो आ गया 4 माइनस 2, तो 2a स्क्वायर 40, तो प्लस 30a प्लस 100। 2 से डिवाइड, a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 50 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, वैल्यूज आ गई। क्या क्या आई बेटा? -5 और -10। क्या पूछा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द वैल्यूज। -5 और -10 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 136 कहां से आया यार? क्या बोल रहे हो? अरे भाई साहब, सी आंसर आया ना। क्या आंसर आया? -5 और -10 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, कितना आएगा? सी आएगा आंसर यार ना। ये ध्यान है। तो ये था डिफरेंशिएशन। याद रहे, एक बार में एक रो या एक कॉलम करना है। ध्यान रहे, कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, एक साथ सारे एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। वो मत करना। ये 3 कैसे बन गया? पहले वाला 0 कैसे हुआ? फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट थे तो 0 0 0। सेकेंड और थर्ड रो सेम रही,
फिर जब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट और थर्ड रो सेम रही, फिर प्लस जब थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट और सेकेंड रो सेम रहेगी, ध्यान रखिएगा ये चीज। ओके, सी आंसर। देन आता है क्रेमर्स रूल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिटरमिनेंट के जेई में जितने क्वेश्चन आते हैं 70% तो इसी से आते हैं। आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, भर भर के पड़े हुए हैं भाई साहब। डिटरमिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा लगता है जैसे इसके अलावा तो जेई वालों के पास कुछ और है ही नहीं पूछने के लिए। और ये भाई साहब बोल रहे हैं आज तक समझ नहीं आ रहे। भाई साहब इससे आसान तो कोई है भी नहीं, ठीक है ना। ये तो कुछ टर्म्स हैं, वो टर्मिनोलॉजी समझ लें, सोल्व कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है। जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। ये क्या हुआ? और जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है उसको इनकंसिस्टेंट। अच्छा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने का क्या मतलब है ये भी समझ ले, है कि नहीं। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? अच्छा, उससे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब है सेट ऑफ इक्वेशंस। क्या? सेट ऑफ इक्वेशंस, एक से ज्यादा इक्वेशन का कलेक्शन। एक से ज्यादा इक्वेशंस है, हाँ, मिनिमम 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अपने पास क्या होगा जो क्वेश्चन आएगा, अगर 2 वेरिएबल में है तो 2 इक्वेशन का सेट होगा, और 3 वेरिएबल में है तो 3 इक्वेशंस होंगी। 3 वेरिएबल में है तो 3 इक्वेशन होंगी, 2 वेरिएबल में है तो 2 इक्वेशन होंगी। तो सॉल्यूशन का मतलब है सिस्टम का एक्स वाई या एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज जो उस सिस्टम की सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे एक साथ। अगर 3 है तो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। 3 है तो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए, और 2 इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज, राइट, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो अगर ऐसी कोई वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम, नहीं कर रही है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, हाँ बिल्कुल, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा नमूना बताता हूं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। इनको सोल्व करोगे तो x कोमा वाई, x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, और y की भी 1 आएगी। ये सेटिस्फाई कर रहा है एक ही वैल्यू, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पर x y की कोई वैल्यूज नहीं जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर जाए, बता ही नहीं सकते आप लोग। यहां पर नो सॉल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम, बस यही बात हो गई। ठीक है, अब ये एक लिखा हुआ ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल वर्ड जो यूज होगा वो होमोजीनियस सिस्टम में यूज होगा। कौन से सिस्टम में? होमोजीनियस। ठीक है ना। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है भाई साहब? ये एक नया टर्म आ गया जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 होती है। जैसे 2 इक्वेशन मैंने ऐसी लिखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। इनका एक ही सॉल्यूशन है 0,0, बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली 0 0, केवल 0 0 ही एक सॉल्यूशन है, तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और 0 0 0 के अलावा भी कोई और सॉल्यूशन है तो उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल बोल सकते। ये वर्ड, ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल वाले वर्ड ध्यान रखना, इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म 0 होगी, उसी में यूज होगा, कांस्टेंट टर्म 0 होगी, राइट। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जिसमें इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर या इनफाइनाइट ट्रिपलेट पॉसिबल हो। उसका मतलब यह नहीं कि रैंडमली कोई भी वैल्यू रख दी और वो सेटिस्फाई कर जाए एक पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे
x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। x को लेमड़ा लिखोगे तो y 1 माइनस लेमड़ा कुछ भी हो सकता है, लेमड़ा की एक वैल्यू के लिए एक पेयर बन जाएगा, ठीक है ना, ये वाली चीज होती है। चले आगे, अपन सोल्व कैसे करेंगे। यह है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। इसमें D1, D2 और D3 कोई ना कोई नॉन जीरो होगा, कांस्टेंट टर्म होगी उसमें, ठीक है ना। इसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट रहेगी, जीरो नहीं होगी। होमोजीनियस होगा तो यहां तीनों जगह जीरो होगा, करेक्ट। अब इसको क्या करना है, अपन ने ये क्रेमर भाई साहब ने करके दिया है, हमें नहीं करना क्या हुआ, ये कैसे आया उसके प्रूफ पे जाना भी नहीं है और अपने पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया तो अपने पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपन प्रूफ पे जाए, ठीक है ना। तो पहले तो वही चल रहा है, कहाँ अटैक चल रहा है, तो अपन इधर ही फोकस करें। तो ये तीन इक्वेशंस अपन ने बना दी, चार। कैसे? डेल्टा, तीन इक्वेशन, डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा इंटू जेड इज इक्वल टू डेल्टा 3। ये तीन इक्वेशन बन गई, यहां से एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है ना। अब डेल्टा क्या है, ये जो तीनों इक्वेशन है, एक्स यहां से जो डिटरमिनेंट बनेगा ये डेल्टा है। पहला कॉलम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दूसरा कॉलम कोफिशिएंट ऑफ वाई और तीसरा कॉलम कोफिशिएंट ऑफ जेड, ठीक है ना। ये डेल्टा हो गया। अब डेल्टा 1 D1, D2, D3 जो x के कॉफिशिएंट है उनको हटा के D1, D2, D3 लिख दो, कांस्टेंट टर्म, वो डेल्टा 1। चार वेरिएबल वाला नहीं आएगा लल्ला, चार इक्वेशन हो सकती, मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन अभी लेंगे अपन, आगे आएगा, अभी देखना। डेल्टा 2 के लिए y के कॉफिशिएंट हटा के कांस्टेंट लिख दिया और डेल्टा 3 के लिए z के कॉफिशिएंट हटा के वहां कांस्टेंट लिख दिया, बस ये ध्यान रखना। करेक्ट, ये चारों डिटरमिनेंट ये याद रखना। अब सॉल्यूशन यहां से आएगा और थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड याद रखना। अभी आपने वेक्टर थ्योरी पढ़ा है लेटेस्ट, अभी भी थोड़ी देर पहले, है ना, ठीक है ना। उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये किसकी इक्वेशन है, ये प्लेन्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? प्लेन्स की इक्वेशन है। तो तीन प्लेन में कॉमन पॉइंट कितने आएंगे, या तो यूनिक पॉइंट कॉमन होगा या फिर इनफाइनाइट पॉइंट या फिर नो पॉइंट। अरे इसके बाद अब क्या ब्रेक चाहिए आधी रात को, कौन सा ब्रेक यार, तुम लोग भी ब्रेक करके क्या करना है, जो काम करना जरूरी, खाना होना तो खाना होगा नहीं, ठीक है ना। कुछ नेचर स्कूल हो तो निपटा के आ जाओ फटाफट यार, क्या है कि नहीं है। अब उसके लिए क्या ब्रेक चाहिए इतना सा, क्या बोलते हो? आधी रात को ब्रेक लेके कोई रात को 2 थोड़ी बजानी यार, है ना। हाँ बस इसके बाद मैट्रिक्स आने वाला, ये लास्ट है डिटरमिनेंट से, ठीक है। चलिए, तो अब अपने को तीन केस याद रखने हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, कब यूनिक सॉल्यूशन कब नो सॉल्यूशन, यहीं पे लिख रहा हूं। आप इन इक्वेशन को याद रखना और फिर आप बताना क्या होगा, कैसे। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा से डिवाइड करना पड़ेगा, इनको डेल्टा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेल्टा से डिवाइड कब कर सकते हैं, डिवाइड तभी कर सकते हैं जब डेल्टा नॉन जीरो हो, राइट। नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जरूरी है डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। रट्टा मार रहे नहीं, ये कंडीशन समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो गोली मारो, आप तो रट्टा मार लो बस, है ना।
सर क्यूट से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। क्यूट से इंजीनियरिंग कौन सी होती है? अच्छा CUET लिखा हुआ है, मुझे CUTE लगा था यार, वो मुझे लगा था CUTE कौन सा, क्यूट से इंजीनियरिंग करने से CUET से इंजीनियरिंग कर सकते हैं क्या? वाह, बिल्कुल सही बात। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉन जीरो तो इससे डिवाइड कर देना, x की वैल्यू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा आ जाएगी, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा आ जाएगी और z की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा आ जाएगी। ठीक है, और सेकंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा? डेल्टा तो 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा नॉन जीरो पर तो यूनिक सॉल्यूशन है। डेल्टा 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। इसमें नो सॉल्यूशन कैसे हुआ? डेल्टा 0 तो इधर तो लेफ्ट हैंड साइड तो तीनों इक्वेशन की 0 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड तो तीनों इक्वेशन की 0 हो गई, और राइट हैंड साइड में से कोई नॉन जीरो है तो 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो पॉसिबल नहीं है, 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एंड थर्ड केस फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है? सब 0 हो जाते हैं, चारों डिटरमिनेंट 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसमें होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, बहुत पंगा हो सकता है भाई साहब, चारों डिटरमिनेंट 0 होने के बाद भी नो सॉल्यूशन आ सकता है। एक छोटा सा केस बन सकता है जब चारों डिटरमिनेंट 0 फिर भी नो सॉल्यूशन, तो बी अवेयर, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, कब वो अभी बताएंगे, चलो पहले वो ही बताते हैं फिर वापस यहां पर आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। सपोज मैंने एक प्लेन लिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। हाँ, ऐसा ही एंट्री देगा। अब यहां देखिए क्या हुआ, डेल्टा कितना आएगा? पहला कॉलम कोफिशिएंट ऑफ x, दूसरा कॉलम कोफिशिएंट ऑफ y, तीसरा कॉलम कोफिशिएंट ऑफ z। तीनों कॉलम सेम है तो डेल्टा तो 0 आ गया, राइट? अब डेल्टा 1 निकालेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम हटा के उसकी जगह 1 3 4 करेंगे, लेकिन बाकी दो कॉलम तो 1 2 3 है, तो डेल्टा 1 भी 0 आ गया। ठीक है ना, और डेल्टा 2 वो भी 0 आ गया, डेल्टा 3 भी 0 आ गया। आप निकालिए, चारों डिटरमिनेंट 0 होने के बावजूद भी नो सॉल्यूशन है। क्यों नो सॉल्यूशन है? आप ध्यान से देखिए, गौर फरमाइए, ये x प्लस वाई प्लस जेड 1 है और ये लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3/2। इज इट साइमल्टेनियसली पॉसिबल कि x प्लस वाई प्लस जेड 1 भी हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड 3 भी हो जाए, 3/2 भी हो जाए? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, नो सॉल्यूशन है। तो भाई साहब हमें कब पता चलेगा कि चारों डिटरमिनेंट 0 और नो सॉल्यूशन? जब तीनों ही प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, तीनों ही प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये ऑल 3 प्लेन्स आर पैरेलल। बिल्कुल सही बात। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या याद रखना है? चारों डिटरमिनेंट 0 होने के बाद भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपन तभी बोलेंगे प्रोवाइडेड दैट ऑल 3 प्लेन्स आर नॉट पैरेलल। बी अवेयर, ध्यान रखना। तो जब भी चारों डिटरमिनेंट 0 हो, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना और देख लेना
कि प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल है तो फिर नो सॉल्यूशन, अदरवाइज 100% इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज 100% इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ध्यान रहेगा, एक बार जरा रिकॉल कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इसमें तीन ही केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? तीन केस। यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन डेल्टा 0 एंड एनी वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉन 0, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चारों 0। बट चारों 0 में पैरेलल है कि नहीं प्लेन ध्यान रखना। और व्हाट इज कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने वेक्टर थ्योरी पढ़ा है ना, बीजी सर करवा के गए थे ना अभी, तो आपने उसमें पढ़ा होगा ना, पैरेलल प्लेन्स डीआर नॉर्मल पैरेलल हो जाए, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is not equal to d1 upon d2, है ना, प्लेन पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले, है ना, ध्यान रखिएगा। बस अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, थ्योरी क्लियर है आई थिंक। अच्छा, मॉक पेपर्स के मार्क्स बता रहे हैं आप लोग, कल भी पेपर होने वाला है, आप लोगों को याद है ना, अपन फ्री पेपर भी दे रहे हैं, है ना, हाँ, तो फ्री मॉक पेपर भी है, कल भी आपका पेपर होगा। नहीं मालूम है आप लोगों को? क्या बात कर रहे हो यार। ये क्वेश्चन बताइए, बताइए जरा क्या है। For real number alpha and beta, consider the following system of equations that has infinite solution. बड़ा इजी होता है, थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है ना, समझदारी से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे इसके, ध्यान रखना। समझदारी कैसे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या, पहले तो ये बताइए। चारों डिटरमिनेंट 0, ओके, आपको दो अननोन निकालते हैं। अब आप क्या करेंगे? डेल्टा 1 0, सबसे पहले मैं लिखता हूं डेल्टा 0। डेल्टा कितना आएगा? पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट, दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट, तीसरे कॉलम में z के कोफिशिएंट। ये 0 होना चाहिए, तो इसको एक्सपेंड कर लो। अच्छा, एक्सपेंशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? वैसे आप किसी के भी रेस्पेक्ट में करें, लेकिन इस अल्फा वाले कॉलम के रेस्पेक्ट में करो ना, ताकि अल्फा को एक ही बार लिखना पड़े, ठीक है ना, बाकी तो आप कैसे भी। तो अल्फा वाले कॉलम के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो -1 इंटू इसको और इसको छुपाओ, -5 प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 1 इंटू 1, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 2। अल्फा आ गया। अब डेल्टा 0 किया, अब आप कहोगे डेल्टा 1 0 करो, डेल्टा 2 0 करो, डेल्टा 3 0 करो, है ना, इतना नहीं करना है। समझदार। अल्फा 2 आएगा कि -2 आएगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? देखिए, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो -1 -4 माइनस प्लस 5 हो गया, है ना, अच्छा +5, ठीक है। यहां करेंगे तो -1 -2 तो -3 हो गया, और इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 6। 2 ही आ रहा है ना, -2 आ रहा, गलत कहां किया? दिख तो नहीं रहा यार कुछ एक्सपेंशन डिटरमिनेंट का, ऐसा तो नहीं कि डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन ही नहीं आ रहा है ना, सही लिखा है। अभी देखेंगे, दोबारा चेक कर लेंगे, देख लेंगे गलत होगा तो, वो तो डिटरमिनेंट है, आप कर लेंगे एक्सपेंड। अब आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब निकालने की जरूरत नहीं है, आपको केवल बीटा चाहिए। आप डेल्टा 3 लिख लो केवल। क्यों डेल्टा 3 क्यों लिखो? 1 1 2 1 2 -1, और ये आ जाएगा आपका 2 1 बीटा, क्योंकि आपको केवल बीटा चाहिए ना, सब 0 करने की क्या जरूरत है, इसी को 0 कर लो, बीटा इससे आ जाएगा। आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 सारे डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां माइनस नहीं लगाया मैंने, राइट, हाँ, मैं वही सोच रहा था कहां गड़बड़ की मैंने, ना, यहां माइनस लगाना भूल गया, इसलिए -2 आएगा, ओके। अल्फा इक्वल टू -2 है ना, हाँ। अब इसको सोल्व कर लो, बीटा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लो,
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। वो टाइम पास करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो बात यह थी कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रखे, ध्यान रखे कि यार सब जीरो निकाल के करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अल्फा बीटा चाहिए। डेल्टा से आ गया, अब डेल्टा 3 लिख दिया, उससे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा 5। ये भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला है, वही सेम करना है। अभी आप खुद ही कर सकते हैं, मैं होमवर्क दे सकता हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं। क्या कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, अभी पढ़ा अपन ने। ये सब जीरो करने हैं, लेकिन अगेन सब निकालने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आप डेल्टा निकालो ही मत, डायरेक्ट आप क्या निकालो, केवल डेल्टा 2 को जीरो करो। एक बार डेल्टा 2 को जीरो करेंगे तो म्यू आ जाएगा, एक बार डेल्टा 3 को जीरो करो उससे लेमड़ा आ जाएगा। चारों नहीं निकालने, इसी को समझदारी कहते हैं। क्योंकि आप डेल्टा निकालोगे तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आएंगे, फिर डेल्टा 1 निकालोगे फिर 2 वेरिएबल आएंगे। आप उन दोनों को छोड़ दो, वही इक्वेशन निकालो ना जिसमें एक ही वेरिएबल आए। ये द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, इनमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और यही आते हैं, भरपूर आएंगे ऐसे। आपको कंडीशन याद है तो ये बहुत इजी है, कंडीशन नहीं याद है तो कुछ नहीं। नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, डेल्टा 0, बस डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। डेल्टा 0 करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 ए। एक्सपेंड करो, सॉल्व करो, ए इज इक्वल टू 1/3 आ गया। डिटरमिनेंट को तो एक्सपेंड करना, ठीक है ना। और फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप डेल्टा 1 जैसे निकाले या डेल्टा 3 निकालू मैं, 2 1 1 1 माइनस 1 1 5 3 बी। कितना आएगा ये 8 माइनस 1 प्लस बी इंटू माइनस 3, तो ये आ गया 7 माइनस 3 बी। ये नॉट इक्वल टू 0, तो बी नॉट इक्वल टू 7/3। बहुत इजी। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ध्यान रखिएगा, काफी इजी होते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। अब एक क्वेश्चन 4 इक्वेशन वाला भी ले लेते हैं। आप बोलते हो 4 इक्वेशन आ जाए तो क्या करेंगे, ये देखिए है कि नहीं है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, if k1 and k2 are two values of k for which following system of equation is unique solution। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन और इक्वेशन 4 आ गई है। आप बोलेंगे अपन तो 3 ही इक्वेशन पढ़ रहे थे, 4 वाले में कैसे करेंगे, पंगा है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान से देखें तो क्या है, एक इक्वेशन में k प्रेजेंट है, थर्ड वाले में फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है। अरे काहे का 4/4 डिटरमिनेंट यार, क्या है, मैं तो इसमें डिटरमिनेंट यूज करने की सोच भी नहीं रहा हूं, देखना कैसे। मैं तो सोच रहा हूं बिना ही डिटरमिनेंट के कर ले यार, आप लोग जबरदस्ती डिटरमिनेंट के चक्कर में पड़ रहे हो। मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूं। इन तीनों को सोल्व करके एक सॉल्यूशन निकाल ले। यूनिक सॉल्यूशन है तो तीनों का एक कॉमन पॉइंट आएगा, और वो जो कॉमन पॉइंट आएगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूं। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करके एक सॉल्यूशन निकालूंगा, यूनिक है तो एक ही आएगा, और वो सॉल्यूशन थर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये सॉल्यूशन आप डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हो, और मैं बिना डिटरमिनेंट के करने की सोच रहा हूं। आप डिटरमिनेंट से कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा।
इसमें पक्का डेल्टा नॉन जीरो आएगा, इसमें पक्का डेल्टा नॉन जीरो आएगा, ठीक है ना। तो आप वैसे करें या फिर टू इक्वेशन, वो मेथड ऑफ इलिमिनेशन समझे, इस सेकेंड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये z कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6 + 3 9x, 3 + 3 -2 तो y = 11, एक तो ये आ गया, ठीक है ना। सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले में ऐड कर दें तो 4 और 4 8x, +2 -3 तो -y, 2 और 4 6। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो 17x = 17, x = 1, x को 1 यहां रखा तो y = 2, x को 1 y को 2 यहां रख दिया तो z = 3। तो भाई साहब यूनिक सॉल्यूशन आ गया 1 2 3। तो मैं तो डिटरमिनेंट का सोच भी नहीं रहा था, यह आ गया यूनिक सॉल्यूशन। अब ये इस थर्ड वाली को भी सेटिस्फाई करेगा, आप ऐसे ही सोल्व कर लो, ठीक है। तो k² - 4k - 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई, k की 2 वैल्यूज आएंगी। आपसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स k1 k2 -4, ठीक है ना। काफी इजी था। तो ऐसा नहीं कि 4 इक्वेशंस आ जाएंगी तो क्या करेंगे, कभी कभी आ भी सकता है, ये सही कई क्वेश्चन है, और आपको पता है किस्मत खराब है तो कुछ भी आ सकता है कि नहीं। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा, सुन लिया मैंने, क्या सुन लिया यार, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ऐसा क्या सुन लिया। हाँ, होमोजीनियस सिस्टम में d1 d2 d3 0 होगा, कांस्टेंट टर्म्स हमेशा 0 होगी। तो फ्रॉम क्रेमर्स रूल अगर इसमें देखेंगे तो डेल्टा इंटू एक्स = डेल्टा 1 की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि वो d1 d2 d3 तो 0 0 0 है ना। डेल्टा इंटू वाई 0 होगा, डेल्टा इंटू जेड भी 0 होगा, d1 d2 d3 की जगह 0 इसलिए। और डेल्टा की वैल्यू a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ठीक है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी, 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। when delta is not equal to 0, डेल्टा नॉन जीरो है तो डेल्टा से डिवाइड कर देगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो डेल्टा से डिवाइड कर दिया तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई, 0 0 0। तो कैसा सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन 0 0 0 है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, अदर देन दिस वैल्यूज कोई और सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। इस केस में बेसिकली सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जीरो 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 के अलावा भी कोई और सॉल्यूशन होगा, इतनी सी बात है, बहुत इजी। इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते, दिखने में बहुत इजी लगता है लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे आ सकते देखिए, एक तो ये सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब वही नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होगी नॉन जीरो सॉल्यूशन की, बताइए नॉन जीरो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा कितना आएगा, 2 2 2 2a 3b 4c c। बस सोल्व कर लो, एक्सपेंड करो विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंड करो, आंसर आ गया।
कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसमें D1 D2 D3 तो वैसे ही 0 होते हैं यार, इसमें D1 D2 D3 तो वैसे ही 0 होते हैं, होमोजीनियस है ना। आप देखो कांस्टेंट टर्म तो वैसे ही 0 है, इसमें तो केवल डेल्टा निकालना है। जहां भी नॉन जीरो, और जनरली ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए आते हैं, जीरो वाले में क्या ही पूछेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऑल यूनिक सॉल्यूशन आर नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन बट ऑल ट्रिवियल सॉल्यूशन आर यूनिक सॉल्यूशन। वाह क्या बात है, सही पकड़े हैं भैया, बिल्कुल सही पकड़े हैं ना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ट्रिवियल नहीं होता, ट्रिवियल होता है यूनिक एंड 0 0 0। यूनिक है और वो केवल ओरिजिन है। एग्जाम में इसमें बहुत कंफ्यूजन बहुत होता है, कंफ्यूजन जैसा कुछ होता ही नहीं है भाई मेरे, इसमें बहुत इजी है। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप करके बताओ। देखो इसमें भी लिखा है नॉन जीरो सॉल्यूशन, साफ साफ लिखा होता है कि जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, वो नॉन जीरो सॉल्यूशन है या जीरो है, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल, क्लियरली लिखा होता है, ठीक है ना। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो डेल्टा जीरो, डेल्टा जीरो क्या तो क्या आया, ले लो 1k3 3k -2 2 4 -3, करो एक्सपेंड, सोल्व करो, किया जाएगा, तुरंत एक्सपेंड किया आया। आप सोल्व कर ले, मैं डायरेक्ट लिख दूं, मुझे तो सब पता है, k = 11 आएगा ना। बट इसमें k नहीं पूछा है, पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान से देखना। पूछा क्या है, xz/y²। अभी तो केवल k आया है, k आने से इक्वेशन होगी x + 11y + 3z = 0, 3x + 11y - 2z = 0 एंड 2x + 4y - 3z। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन के केस में हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन के केस में हमेशा कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो XYZ की इनफाइनाइट ट्रिपलेट पॉसिबल है, उनके लिए इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप कहोगे यार इनकी वैल्यू कैसे निकालें, तो आप क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका और स्मार्ट टेक्निक, यहां से XYZ के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेमड़ा मान लो, और लेमड़ा क्यों, आप तो एक 1 मान लो, नॉन जीरो वैल्यू मान लिया, y = 1 है, कुछ भी मान लो, नॉन जीरो सॉल्यूशन है ना, जीरो नहीं मानना है, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रिपलेट बनेगा। अब आप कहोगे वाई 1 से इतना प्रेम क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो लेमड़ा मान लो, अगर आपको 1 अच्छा नहीं लगता है लेमड़ा मान लो, लेमड़ा अच्छा लगता हो तो y को अगर मैंने 1 मान लिया तो x + 3z = -11 पहली वाली इक्वेशन से, थर्ड वाली से 2x - 3z = -4 थर्ड इक्वेशन से, दोनों को ऐड किया तो 3x = -15, x = -5, x को -5 लिखा, ऊपर आ जाएगा y = -2, सॉरी z = -2। तो ये x y z की वैल्यू यहां रख दो, आंसर कितना गया, 10 आ गया। सही बात है ना। तो अब आप आंसर आ गया 10, बहुत इजी से था। आप बोलोगे यार 1 ही क्यों लिया, अगेन फिर कंफ्यूजन है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप 1 नहीं लेना चाहे, आपको 1 पसंद नहीं है, आप डेल्टा ले सकते, लेमड़ा ले सकते हैं, ठीक है, कुछ और ले ले। आप y को लेमड़ा लेंगे, x और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेमड़ा आ जाएगी, x, ठीक है ना, बोले इन टर्म्स ऑफ लेमड़ा आएगी, यहां रख दो, वो लेमड़ा स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होमोजीनियस सिस्टम, इससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे,
बिल्कुल ये एक होमवर्क कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब इतने सारे क्वेश्चंस अपन नहीं करेंगे, आप लोग खुद ही कर सकते हैं इसको चाहें तो। ट्रिग्नोमेट्री तो है, क्या है देखो इसमें भी लिखा हुआ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। होमवर्क क्या मैं ही कर लेता हूं। होमवर्क आप तो घर पे बैठ के कर रहे हैं, सारा वर्क ही होम से हो रहा है ना, सारा वर्क होम से हो रहा है ना, तो ये होमवर्क ही हो गया। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगेन वही डेल्टा जीरो, उसके बाद सोल्व कर ले, आंसर आ जाएगा।